हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल हम लोग इंडियन पॉलिटी पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए। कल हमने कुछ पार्लियामेंट के एमसीक्यूज़ किए थे, आज फिर पार्लियामेंट पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स वगैरह रिवाइज होंगे और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए शुरू कर देते हैं। पार्ट 2 पार्लियामेंट। कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द सक्सेसफुल पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इट मे टर्मिनेट द लाइफ ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। इट मस्ट टर्मिनेट द लाइफ ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मे टर्मिनेट द लाइफ ऑफ राज्यसभा। इट मे टर्मिनेट द लाइफ ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए लोकसभा में, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? हो सकता है कि एक पार्टी की सरकार गिर जाए और कोई दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टी का अलायंस सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तो हो सकता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि एनसीएम पास हो जाने का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा डिसॉल्व हो ही जाएगी, हो सकती है। अगर दूसरी पार्टी ने सरकार बना ली तो डिसॉल्व नहीं होगी, बचे हुए जो 3-4 साल रह गए उसके लिए वो सरकार चल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सही है कि सरकार तो हार गई है, सरकार को इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। ये सही है स्टेटमेंट। और राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं होता, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इट मे टर्मिनेट, ये भी सही है। यूजुअली ऐसा होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज अ कन्वेंशन, जैसे ही सरकार इस्तीफ़ा देती है एजीआई भी इस्तीफ़ा दे देते हैं। एक इंग्लैंड में कन्वेंशन है, इंग्लैंड में जो एजीआई होते हैं वो सरकार के ही मंत्री होते हैं। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पीएम का इस्तीफ़ा होता है, सरकार का इस्तीफ़ा होता है, तो एजीआई का भी हो जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा के तौर पे हो जाता है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर सरकार गिरती है तो ऐसा हो सकता है कि एजीआई का भी इस्तीफ़ा हो जाए। तो 1, 2, 4 ये करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा में कम टू एन एंड। इनमें से किस सिचुएशन में लोकसभा के स्पीकर का ऑफिस खत्म हो सकता है? या तो वह इस्तीफ़ा दे दें हाउस की मेंबरशिप से, लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दें तो उनकी मेंबरशिप में स्पीकरशिप चली जाएगी, या वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें, या रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, या पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दे, या वोटिंग अगेंस्ट द व्हिप इशूड बाय द पार्टी, या वो पार्टी ने कोई व्हिप जारी की है उसके अगेंस्ट वोट कर दें। तो किस स्थिति में जाएगी? अगर वो लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनकी स्पीकरशिप चली जाएगी, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर होने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन लोकसभा का एमपी है। तो पहली स्थिति में चली जाएगी, ये सही है। अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे तो भी चली जाएगी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा देते हैं तो भी वो स्पीकर बने रहते हैं, इससे उनकी मेंबरशिप नहीं जाती। और पार्टी की व्हिप उन पर लागू नहीं होती है, वो पार्टी की व्हिप फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस 1 और 2 पहले दूसरे केस में तो चली नहीं, तीसरे चौथे में नहीं जाएगी। तो 1 और 2 इज द आंसर। In which of the following areas the Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha are not equal? इन किन एरियाज में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन बराबर नहीं होते? पावर्स ऑफ कास्टिंग वोट बराबर हैं, दोनों के पास पावर्स ऑफ कास्टिंग वोट है। किसी बिल पे बराबरी हो जाए, किसी मुद्दे पे बराबरी हो जाए तो जो दोनों को ही अधिकार है कि वो टाई ब्रेकर वोट दे सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं जबकि राज्यसभा के चेयरमैन कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, तो इस मुद्दे पर बराबर नहीं है। सैलरी दोनों की बराबर होती है, इसलिए पहले तीसरे में बराबर हैं, दूसरे में बराबर नहीं है, तो बी आंसर हो जाता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन डिफरेंट कंटिजेंसी सिचुएशंस। संविधान के अनुसार और एक कानून के अनुसार इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में?
वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं आर्टिकल 65 में, CGI बन सकते हैं एक लॉ के तहत, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं एक लॉ के तहत। इनके लिए एक कानून पास किया गया है, उसके तहत ऐसा हो सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो तीनों ही बन सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये भी नहीं है तो CGI बन जाएंगे, CGI भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी राष्ट्रपति बन सकते। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। अगर पार्लियामेंट्री सेशन नहीं चल रहा है, द एग्जीक्यूटिव हैज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लेजिस्लेट। ऐसे में एग्जीक्यूटिव को, सरकार को अधिकार है कि सरकार कानून बना ले। बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 123 की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। जब सेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू लेजिस्लेट। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। Such instruments of legislation are also subject to all those limitations which are applicable to the laws duly passed by the parliament। अध्यादेश पर वो सारी limitations लागू होती हैं जो उस लॉ पे होती हैं जो पार्लियामेंट ने बाकायदा पास किया है। दोनों सही हैं, दोनों ही सही होते हैं। जब पार्लियामेंट ना बैठा हुआ हो, लॉ बनाना ज़रूरी हो जाए तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी हो सकता है। दोनों सही हैं। Which of the following constitutional functionaries can be removed by the vote of majority of the then members of the house? संविधान में हम बोल देते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, वर्किंग मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये लिखी हुई नहीं है, वहाँ पर शब्दों में मेजॉरिटी लिखी है। तो इनमें से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किनको हटाया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस? इसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, जनरली कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसका मतलब होता है टोटल माइनस वैकेंसीज डिवाइड बाई 2 + 1 विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। आपको याद होगा लेक्चर्स के दौरान मैंने बताया है, इफेक्टिव मेजॉरिटी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पीकर को हटाने के लिए, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, हाई कोर्ट जजेस में स्पेशल मेजॉरिटी इस्तेमाल होती है। तो 1, 2, 3 में स्पेशल मेजॉरिटी इस्तेमाल, इफेक्टिव मेजॉरिटी इस्तेमाल हो जाती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी हाउसेस के अध्यक्षों को हटाने के लिए ही इस्तेमाल होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी। PAC की बात हो रही है, पार्लियामेंट की सबसे पुरानी फाइनेंशियल कमेटी। इट इज़ ए जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। इसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड एस्टिमेट्स कमेटी। रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी बिल्कुल सही है। एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट का इससे कोई मतलब नहीं होता, ये तो CAG की रिपोर्ट पे काम करती है। बिल्कुल सही है। इफ़ ए मिनिस्टर बिकम्स इट्स मेंबर, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के मेंबर मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं। मिनिस्टर्स डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। हैंस बी इज द आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इनमें से किस आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? आर्टिकल 102 के तहत नॉन सिटीजनशिप, अगर नागरिकता चली गई है तो मेंबरशिप चली जाएगी, अगर दिवालिया घोषित हो गए हैं तो भी चली जाएगी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो भी चली जाएगी, या वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इस पॉलिटिकल पार्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 के अनुसार अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया तो भी मेंबरशिप चली जाएगी। तो चारों ही स्थिति में ये मेंबरशिप चली जाएगी। डी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम। बिल्कुल सही है। हम बजट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 112 की बात कर रहे हैं। बजट में 2 होते हैं एस्टिमेट्स, कितना खर्चा होने वाला है और कितनी इनकम होने वाली है आने वाले साल में। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है। राज्यसभा बजट डिस्कस कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राज्यसभा पे वोटिंग अधिकार नहीं है बजट पर, बट डिस्कशन के अधिकार तो होते ही हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉज्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय Annual financial statement is caused to be presented before the parliament by the finance minister। जो बजट है वो पेश किया जाता है बाई फाइनेंस मिनिस्टर, ये गलत है। इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली कन्वेंशनली फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। तो अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट
इट इज़ कॉस्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत हो जाता है। राज्यसभा के पास बजट जाएगा ज़रूर, राज्यसभा उसे डिस्कस करेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट 2 and 3 आर इनकरेक्ट। A member of parliament in Lok Sabha can resign his seat in the house by addressing his resignation letter to whom? अगर किसी MP को इस्तीफा देना है लोकसभा में तो वो अपना इस्तीफा किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को करेगा, स्पीकर को करेगा, चीफ विप ऑफ द पार्टी को करेगा, या सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को करेगा? लोकसभा सचिवालय के एक महासचिव होते हैं उनको करेगा, या हर पार्टी का एक चीफ विप होता है उसे करेगा, स्पीकर को या प्रेसिडेंट को? तो इट इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा। एज पर आर्टिकल 101 जिसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे सीट्स वैकेट हो सकती हैं, उसमें लिखा है कि अगर किसी एमपी को इस्तीफा देना है, वो राज्यसभा का है तो चेयरमैन को देगा, लोकसभा का है तो स्पीकर को देगा अपना इस्तीफा। और स्पीकर और चेयरमैन इस्तीफा ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि ये इस्तीफा ज़बरन नहीं दिया गया है, किसी के ज़ोर में नहीं दिया गया है, किसी के फोर्स में नहीं दिया गया है। इंक्वायरी के बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ इस्तीफ़ा वॉलंटरी है, स्वेच्छा से दिया गया है, तो ही स्वीकार करते हैं, वरना इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी विच हैज़ रिवाइज्ड योर फ्यू पॉइंट्स इन द इंडियन पॉलिटी। चलिए इसको रिवाइज करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।